हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अकाउंटेंसी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, एमसीक्यू सीरीज़, और 2 लेक्चर इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम एमसीक्यूज में मतलब सब हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, वो हर एक चीज़ इन डिटेल पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ आए और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो इस चीज़ का। डिटेल में पढ़ेंगे ये हम। और इसमें अराउंड आई थिंक 28 क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी। अराउंड हाफ एन आवर लग जाएगा इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन इशू करता है? सेबी, एसईबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईसीएआई। और इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2, GAAPS स्टैंड्स फॉर, गॉप्स स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म है GAAPS की? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल अकाउंटिंग प्रोविजंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, IFRS स्टैंड्स फॉर, IFRS की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB इन द ईयर। इंडिया में काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो काउंसिल है, उसने किस ईयर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को इस्टेब्लिश किया था? किस ईयर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1977, 1981, 2013, 2001। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1977। और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 21 अप्रैल 1977। क्वेश्चन नंबर 5, द बिजनेस इज लाइबल टू द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन रेस्पेक्ट टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन अकॉर्डिंग टू। किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत जो बिजनेस है वो लाइबल है प्रोप्राइटर के लिए? जो प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, और बिजनेस उसके लिए वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, जिसको हम इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। राइट आंसर इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस और जो ऑनर है वो दो डिफरेंट थिंग्स है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब ये ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है। तो हमने जब देखना होता है तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। और मनी मेजरमेंट जो कंसेप्ट है ये बताता है वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसी तरह से मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है कि जो मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितना हमने रेवेन्यू अर्न किया उसको कंपेयर करना है हमने एक्सपेंसेस के साथ। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो बताता है कि बिजनेस हैज़ इंडेफिनिट पीरियड, मतलब इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट विच अज्यूम दैट अ बिजनेस विल लॉस इंडेफिनेटली इज। ये हमने ऊपर ऑप्शन में डिस्कस भी कर लिया। कौन सा कंसेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि बिजनेस इंडेफिनेटली लॉस्ट करेगी, मतलब इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होगा बिजनेस का? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और मनी मेजरमेंट, मैचिंग और बिजनेस हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, valuing closing stock at cost price or market value whichever is lower is based on the according principle of। जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको हमने कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस इनमें से जो
लोअर प्राइस होगी, इनमें से जो कम कीमत होगी उस पर वैल्यू करना है, उसको उस पर एवेलुएट करना है। तो ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा किया जाता है? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू में जो लोअर प्राइस है उसको उस पर हमने इवेलुएट करना है? मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और गोइंग कंसर्न। राइट आंसर इज कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो बताता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमने इवेलुएट करना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस जो है उस स्टॉक की, उनमें से जो कम होगी उस पे हमने उसको वो कीमत हमने रिकॉर्ड करनी है जो क्लोजिंग स्टॉक की है। अगर मार्केट वैल्यू उस वक्त उस चीज़ की कम होगी तो हमने मार्केट वैल्यू लिखनी है। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी और जो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट प्राइस पे हमने ख़रीदा था वो चीज़, तो उसी कॉस्ट प्राइस पे हमने फिर वो रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जो लोअर होगा मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में से तो उसी पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये बताता है हमें ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डैश इज पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ। इनमें से किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ? मनी मेजरमेंट, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, बोथ 2 and 3, none of the above. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये कंजर्वेटिज्म को ही हम कहते हैं प्लेइंग सेफ, और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को प्रूडेंस भी कहा जाता है। इसको प्लेइंग सेफ इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक तो ये हुआ ना ऊपर वाला कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो लोअर वाली होगी उस प्राइस पे। और दूसरा ये बताता है ये प्रिंसिपल के जो फ्यूचर में हमें लॉस होना है, हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें लॉस होगा तो वो हमने एडवांस में ही रिकॉर्ड कर देना है। और अगर हमें लगे फ्यूचर में गेन है तो लेकिन गेन तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक एक्चुअल में ना हो। लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में हमें लग रहा है, ये लॉस के बारे में हमें लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा तो लॉस को हमने रिकॉर्ड कर देना है लेकिन गेन को नहीं। तभी इसको कहते हैं प्लेइंग सेफ, पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ कंजर्वेटिज्म को, और इसी को हम प्रूडेंस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके 3-4 MCQs बनते हैं सिर्फ एक के ही। Which concept assumes that accounting transactions should be free from the bias of accountants and others? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि जो शुड बी फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है या अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं एंड पे वो फ्री होने चाहिए बियासनेस से, अकाउंटेंट की या किसी और कोई और इनडायरेक्टली, मतलब उसमें कोई बियासनेस नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी कंसेप्ट। राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बताता है कि जो चीज़ मतलब ऑनेस्टली हो रही है, जिसको हम मतलब जिसका हमारे पास एविडेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इनवाइस होती है एविडेंस, वो बिल एक्स्ट्रा, तो हमारे पास जो एविडेंस है उसी पे बेस्ड हमने रिकॉर्ड करना है, ना कि मतलब अपनी जो अकाउंटेंट होगा वो अपना उसमें कोई पर्सनली वो इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने हिसाब से नहीं करेगा। तो ये बताता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मतलब ऑनेस्टली जिस तरह से मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करना है एविडेंस बेस पे। क्वेश्चन नंबर 10, which concept provides for the creation of provision for doubtful debts and discount on debtors? कौन सा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए जाएं और डिस्काउंट ऑन डेटर को भी बनाया रिकॉर्ड किया जाए, प्रोविजन को भी और डिस्काउंट्स को भी? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी कंसेप्ट। राइट आंसर इज कंजर्वेटिज्म। जो मैंने ऊपर बोला कि इसको कहते हैं प्लेइंग सेफ, मतलब जो फ्यूचर डाउटफुल डेट जो होता है, मतलब जो जैसे कोई डेट है, हमारा कोई डेटर है, उस पर हमें डाउट हुआ कि ये शायद हमारा ये खा जाएगा पैसा, मतलब जो बिज़नेस का पैसा है वो वापस नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं फिर डाउटफुल डेट्स। तो अगर वो उसने खा लिया तो फिर वो बैड डेट बन जाता है। तो अगर हमें किसी डेटर के लिए डाउट हो कि ये मतलब वापस नहीं करेगा या कुछ कम करेगा, तो उसके लिए जो प्रोविज़न हमने रिकॉर्ड करना है एडवांस में ही, मतलब वो लॉस हमने नोट कर देना है। और ये बताता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। जो बैड डेट होता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, if a firm believes that some of its debtors may default, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the books. This is an example of dash dash concept. अगर किसी फर्म को लगता है कि
जो मैंने अभी ऊपर बता भी दिया आपको कि डेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, मतलब वो या तो मतलब पैसा खाएंगे या कम देंगे, जो मतलब डेटर जो होते हैं जिन्होंने उधार में ली होती है बिजनेस से कोई चीज़। और जो इस चीज़ को मतलब एडवांस में ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए फर्म को। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है, ये हमने ऊपर भी कर लिया। तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी ये सेम था। और एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे ही आता है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ये वो एग्जाम्पल बेस्ड पे पूछते हैं या लैंग्वेज में पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, डायरेक्टली कम ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the fact that a business is separate and distinguishable from its owner is best exemplified by the concept। कौन सा कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस और जो ऑनर है वो डिफरेंट हैं, दो सेपरेट और डिस्टिंग्विशेबल एंटिटीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, और फिर से मैचिंग कंसेप्ट दो बार आया है। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन। जो अकॉर्डिंग इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखी है, एसेट ये किसके बराबर होती है, ये होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और ये इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस पे बेस्ड है। फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग एंटिटी और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। राइट आंसर इज ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओज आउट टू समबॉडी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश कंसेप्ट। हर कोई चीज़ जो फर्म ऑन करती है उसके लिए उसको कुछ किसी को देना भी होता है, मतलब पे करना भी होता है। अगर कोई चीज़ उसके पास आ भी रही है उसके लिए उसको कुछ इधर से भी देना होता है, चाहे वो इधर वहाँ से अगर कैश आए यहाँ से कुछ और देगी, या कैश के बदले कैश, या गुड्स के बदले कैश। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है, कौन सा किस कंसेप्ट में एक्सप्लेन्ड है। फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग एंटिटी, ड्यूल एस्पेक्ट। तो ये ऊपर वाला ही आया ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है। एवरीथिंग अ फर्म ओन इट आल्सो ओज आउट टू समबॉडी, ठीक है। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही हमें बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 15, the dash dash concept states that if straight line method of depreciation is used in 1 year then it should be used in the next year also। जो डेप्रिसिएशन होती है उसको दो मेथड से किया जाता है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब मोस्ट कॉमनली यही दो मेथड यूज़ होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया स्ट्रेट लाइन मेथड। तो लेकिन क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया, सिर्फ लैंग्वेज में बताया गया है। क्वेश्चन बताया गया कि कौन सा कंसेप्ट बताता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड को आप डेप्रिसिएशन को एक साल के लिए यूज़ किया गया हो तो फिर हमने उसको नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही मेथड यूज़ करना है। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर फर्स्ट ईयर के लिए ये यूज़ किया गया हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना है डेप्रिसिएशन के लिए। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, ड्यूल एस्पेक्ट। राइट आंसर इज कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है वो बताता है कि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर, जो रूल्स हैं वो हमने एक ये चेंज नहीं करने हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो है तो वही नेक्स्ट पीरियड में भी होने चाहिए। तो वो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड एक साल में हमने अप्लाई किया तो नेक्स्ट ईयर भी हमने यही अप्लाई किया, ताकि हमें कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब हम डिफरेंट पीरियड्स को, ये बिजनेस के डिफरेंट पीरियड्स को कंपेयर करें कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, तो फिर हमें परेशानी ना आए। तो ये बताता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a firm may hold stock which is heavily in demand. Consequently, the market value of the stock may be increased. Normal accounting process is to ignore this because of the dash concept। जो कोई फर्म है वो स्टॉक को मतलब अपने पास रखती है, मतलब बेचती नहीं है। इस वजह से बेचती है कि नहीं बेचती है कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगी, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है। तो कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक में भी इंक्रीज। तो फ्यूचर में मतलब उसने तो वो स्टॉक रखा, होल्ड करके अपने पास रखा, उसने बेचा नहीं। तो फ्यूचर में उस जो स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई।
तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर हमें बताता है कि हमने इस फैक्ट को इग्नोर करना है, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये किस कंसेप्ट के तहत हम बताया गया है कि इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो हमने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये हमने ऊपर डिस्कस भी कर दिया। ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड ड्यूअल एस्पेक्ट। राइट आंसर इज प्रूडेंस। जो हमने ऊपर भी किया कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म जो बताता है वो बताता है कि जो क्लोजिंग ये स्टॉक को उसको हमने इवेलुएट करना है किस प्राइस पे, कास्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच आवर इज लेसर, इन दो में से जो लेसर है। और यहाँ पे बता रहा था कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमें इसको इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब जो हमने इसमें से लोअर कौन सी होगी? मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसमें से लोअर होगी क्लोजिंग स्टॉक की जो कास्ट प्राइस होगी। तो हमने रिकॉर्ड करना है कास्ट प्राइस पे ही, मार्केट वैल्यू चाहे जितनी भी ज़्यादा हो हमने उस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये बताता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 हमने कर भी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। If a firm receives an order for goods, it would not be included in the sales figure owing to the dash concept. अगर कोई फर्म रिसीव करती है गुड्स का ऑर्डर, मतलब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है फर्म को कि उसने ये गुड्स खरीदनी है, उनको उस ऑर्डर को हम मतलब रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेल्स फिगर में। ये किस कंसेप्ट के तहत हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं? मतलब अभी मसा ऑर्डर हुआ है, अभी हमने सेल्स नहीं की हैं। मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जिसको हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बताता है? ये बताता है जब तक ना हम रेवेन्यू मतलब ये जब तक ना हम सेल करें तब तक हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस टाइम पे हमारी सेल हुई, चाहे फिर हमें पेमेंट मिले या ना मिले, लेकिन सेल पे जब सेल होगी तो उस वक्त हमने रिकॉर्ड करना है। अभी मसा ऑर्डर हुआ है गुड्स का, अभी सेल्स नहीं मेंशन की गई है। अगर सेल्स हो गई होती तो फिर हमने करना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर हुआ है। तो अभी जब सेल्स होगी, जब बिजनेस देगी, तो उसके बाद हमने रिकॉर्ड करना है। तो ये बताता है हमारे हमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18। The management of a firm is remarkably incompetent, but the firm's accountants cannot take this into account while preparing book of account because of the dash concept. जो मैनेजमेंट है फर्म की वो इनकम्पिटेंट है, मतलब इनएफिशिएंट है, लेकिन जो फर्म के अकाउंटेंट है वो इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब उन्होंने अकाउंट्स बनाने होते हैं। जब उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है तो इस बात को वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है, इनएफिशिएंट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये किस कंसेप्ट के तहत रिकॉर्ड नहीं की जाती है ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी को? मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। राइट आंसर इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है कि वो ट्रांसैक्शंस या इवेंट्स हमने रिकॉर्ड करने हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हूँ, तो उनको ही हमने रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट की इनकम्पिटेंसी है, इनएफिशिएंसी है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर स्ट्राइक का यहाँ पे ये कहते हैं स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा या कुछ हेल्थ से रिलेटेड होगा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते मनी टर्म्स में, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और ये बताता है हमको मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हमने सिर्फ वो ट्रांसैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिनको हम मनी वैल्यू में ये मेजर कर सकते हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19। A concept that a business enterprise will not be sold in the near future is known as। वो कंसेप्ट जो बताता है कि वो कंसेप्ट के बिजनेस एंटरप्राइज को नियर फ्यूचर में नहीं बेचा जाएगा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज को हम नियर फ्यूचर में बेचेंगे नहीं? मैचिंग एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट। राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो बताता है कि बिजनेस हैज़ इनडेफिनिट पीरियड, इसका कोई डेफिनिट पीरियड नहीं है। जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो इससे मतलब इस इंटेंशन से नहीं किया जाता कि हमने कुछ टाइम के बाद इसको बेच देना है या हम इसको बंद करना। जो भी स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि ये इंडेफिनेटली कंटिन्यू चलती जाए और मुझे प्रॉफिट होता जाए। तो ये बताता है हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, under which basis revenue is recognized when it is earned and expenses are recognized when these are incurred? किस जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब बनाते हैं इनको 3 बेसिस पे बनाया जाता है। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस और तीसरा होता है मिक्स्ड बेसिस जिसको हम हाइब्रिड बेसिस भी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बेसिस में जब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब इसको हम अर्न करते हैं या एक्सपेंसेस जब हम होते हैं उसी वक्त इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, और रेवेन्यू को भी उसी वक्त जब हमने उसको अर्न किया। तो ये किस बेसिस पे बेस्ड है? कैश बेसिस, accrual basis, mercantile basis, hybrid basis, both 2 and 3. राइट आंसर इज बोथ 2 and 3। जो accrual basis है इसको ही हम mercantile basis भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ mercantile हो तो कंफ्यूज नहीं होना, mercantile accrual basis को ही कहते हैं। और ये बताता है कि रेवेन्यू को हमने तब ही रिकॉर्ड करना है जब हमने अर्न किया, चाहे हमें पेमेंट मिले या ना मिले, चाहे हमने वो कैश रिसीव किया या ना किया। जिस वक्त हमने सेल्स की या मतलब रेवेन्यू अर्न किया उसी टाइम हमने रिकॉर्ड कर देना है। ये बहुत मुझे बताता है एक्रूअल बेसिस। इसी तरह से एक्सपेंस जिस वक्त हमें हो गए, चाहे हमने उस वक्त पे किया या ना किया, चाहे सिर्फ अगर एक्सपेंस हो गए तो हमने उस वक्त रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल हमने रेवेन्यू इसी साल अर्न किया लेकिन अभी हमने कोई सेल्स की, हमने क्रेडिट सेल्स की, हमें उसके वो मतलब कैश तो नहीं मिला लेकिन सेल्स हमारी हो गई, तो हमने इसको आज ही रिकॉर्ड करना इस अकाउंटिंग पीरियड में ही। तो अगर ये एक्सपेंस भी हो गया, हमें कुछ परचेज किया या कोई और एक्सपेंस हो गया, तो चाहे हमने वो मतलब अभी इस साल नहीं एक्सपेंस पे किया लेकिन अगर हमें एक्सपेंस हो गया है तो हमने इसी साल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्रूअल बेसिस। और दूसरा होता है कैश बेसिस में। कैश बेसिस में तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम कैश पे और रिसीव करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। Question number 21, under which basis revenue is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid? ये उसका उल्टा है। किस बेसिस पे रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है जब हम कैश रिसीव करते हैं, और एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश को हम पे करते हैं। ये कौन सा बेसिस बताता है? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, मर्सेंटाइल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। राइट आंसर इज कैश, ये ऑप्शन नंबर 1 कैश बेसिस। कैश बेसिस बताता है जब रेवेन्यू हमने कोई रेवेन्यू किया लेकिन जब तक हमें उसको कैश रिसीव ना हुआ तब तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू हमने लास्ट ईयर किया है अर्न, जैसे हमने एक्रूअल बेसिस पे उसी साल करते, अगर लास्ट ईयर करते तो एक्रूअल बेसिस पे हमने उसी साल उसको रिकॉर्ड करना था। लेकिन कैश बेसिस में अगर हमने लास्ट ईयर हमने रेवेन्यू तो अर्न किया लेकिन हमें पेमेंट इस साल रिसीव हुई, पैसा हमें इस साल रिसीव हुआ, तो हमने इसी साल उसको रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से एक्सपेंस, अगर हमने लास्ट ईयर किया है एक्सपेंस लेकिन अभी पे नहीं किया, पे हमने इस साल किया, हमने नेक्स्ट ईयर मतलब किया, तो जिस साल हमने मतलब नेक्स्ट ईयर या इस साल हमने एक्सपेंस पे किए तो इसी साल उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये किस बेसिस पे? ये कैश पे, मतलब जब हम कैश रिसीव करें और कैश पे करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, हमने चाहे कब वो अर्न किया हो या कब एक्सपेंस किया हो, लेकिन हमें अगर इस साल वो कैश रिसीव हुआ और इसी साल एक्सपेंस के लिए हमने पेड किया तो हमने वो कैश बेसिस बताता है हमने इसी साल रिकॉर्ड करना है। जिस साल हमें कैश मिले या जिस साल हमने एक्सपेंसेस के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए जब हमने कैश पे किया हो तो वो कैश बेसिस बताता है हमें। जिस वक्त मिले उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, तब तक नहीं करना है। तो एक्रूअल बेसिस बताता है जब हो जाए मतलब एक्सपेंस तो उसी वक्त रिकॉर्ड करना, चाहे हम उस वक्त पे करें या ना करें। और रेवेन्यू जब हम रिसीव अर्न करें, चाहे हमने रिसीव अभी ना भी किया हो लेकिन अगर हमने अर्न किया तो वो हमने उसी वक्त ये रिकॉर्ड करना, ये बताता है एक्रूअल बेसिस। और उसी को हम मर्सेंटाइल बेसिस भी कहते हैं। और जो हाइब्रिड बेसिस है इसमें दोनों मेथड यूज होते हैं, एक्रूअल बेसिस भी और कैश बेसिस भी। इस पर भी एक क्वेश्चन है आगे। अंडर हाइब्रिड बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ख्याल रखना एग्जाम में आ भी सकता है और है भी थोड़ा ये टिपिकल सा। अंडर हाइब्रिड बेसिस और मिक्स्ड बेसिस, हाइब्रिड बेसिस को हम मिक्स्ड बेसिस भी कहते हैं। रेवेन्यूज आर एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन डैश डैश बेसिस एंड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन डैश डैश बेसिस। हाइब्रिड बेसिस में रेवेन्यू और एसेट को किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंस और लायबिलिटी को किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक्चुअली में इसमें यूज़ होता है, दोनों का यूज़ होता है, एक्रूअल बेसिस भी कैश बेसिस भी। तो ऑप्शन है एक्रूअल, कैश कैश, एक्रूअल कैश कैश और एक्रूअल एक्रूअल।
इसमें इसमें भी ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है, जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, प्लेइंग सेफ वाला, वो इसमें भी यूज़ होता है। और रेवेन्यूज और एसेट को इसमें किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है? कैश बेसिस पे। और ऑप्शन नंबर 2 है आंसर, कैश बेसिस पे, ठीक है। रेवेन्यूज एंड एसेट्स आर रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंस लाइबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूवल बेसिस। मतलब जो रेवेन्यू और एसेट है, ये तब तक नहीं हमने रिकॉर्ड करना है जब तक हम ये रिसीव ना करें रेवेन्यू या एसेट, जब तक हमारे पास ना आए तब तक हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वही हुआ कैश बेसिस। ये किस हाइब्रिड बेसिस में, रेवेन्यूज और एसेट को। लेकिन जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ हैं, ये जिस वक्त हमें लाइबिलिटी बनी किसी की या एक्सपेंस बना, एक्सपेंस हुआ, तो उसी वक्त हमने रिकॉर्ड करना है, वो होता है एक्रूवल बेसिस। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलता है यही कि जब तक मतलब वो फ्यूचर, ये क्या कहते हैं, लॉस को हमने रिकॉर्ड करना है, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक ना हमें वो प्रॉफिट मिले। तो वही यहाँ पे हाइब्रिड बेसिस में प्रूडेंस प्रिंसिपल का भी यूज़ होता है हाइब्रिड बेसिस पे, ठीक है। रेवेन्यू और एसेट को रिकॉग्नाइज तब तक नहीं किया गया जब तक ना हम उनको रिसीव करें, तो वो हुआ कैश बेसिस। और कैश बेसिस ही बताता है कि जब हमें पेमेंट मिले और तभी हम उसको, जब पेमेंट रिसीव करें मतलब कैश रिसीव करें तभी रिकॉर्ड करते हैं। तो हाइब्रिड बेसिस में जो रेवेन्यू और एसेट को वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 1283 ऑफ सेक्शन 128 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू डेटाबेस अकाउंटिंग। सेक्शन 128 सब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 23 बताता है कि सब कंपनीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किस बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना होगा, किस बेसिस पे? एक्रूवल, कैश, बोथ और मिक्स्ड। राइट आंसर इज एक्रूवल। जितनी भी कंपनीज इंडिया में है वो सेक्शन 1283 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाती हैं किस बेसिस पे बनाती हैं? एक्रूवल बेसिस पे बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 24, मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। मैचिंग कंसेप्ट दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। कौन कौन से हैं वो? एक्रूवल कंसेप्ट एंड ड्यूअल concept, accrual and periodicity, consistency concept and dual accrual concept and consistency. Right answer is option number 2, accrual concept and periodicity concept. जो मैचिंग कंसेप्ट है ये बेस्ड है एक्रूवल कंसेप्ट और periodicity। मैचिंग कंसेप्ट वो होता है कि हमने रेवेन्यू जिस पीरियड में हमें अर्न किया उनको कंपेयर करना है एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो ये होता है मैचिंग। अब देखो periodicity कंसेप्ट होता है कि हम अकाउंटिंग पीरियड को मतलब पीरियड में बनाते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक पीरियड के लिए कुछ फिक्स रखेंगे, यूजुअली 1 ईयर ही होता है। तो वही हुआ ये मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है सेम पीरियड के। तो मतलब पीरियडिक कंसेप्ट आ गया। और एक्रूवल कंसेप्ट बताता है हमें कि चाहे एक्सपेंस ये मतलब हमने कैश पे किया हो या रिसीव किया हो या ना किया हो, जिस वक्त हमने अर्न किया रेवेन्यू और जिस वक्त हमें एक्सपेंस हो उसको रिकॉर्ड करना है। तो वही मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जिस वक्त हम अर्न करें उनको कम मैच करना है उसी अकाउंटिंग पीरियड में। तो इन दो कंसेप्ट को जोड़ के बनता है मैचिंग कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 25, डैश डैश कंसेप्ट implies that the account must be prepared honestly and all material information should be disclosed in the accounting statement। इनमें से कौन सा कंसेप्ट बताता है कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट जो है उनको हमने ऑनेस्टली बनाने और जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, ताकि यूज़र को पूरा पता चले। मटेरियलिटी कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट। एंड द राइट आंसर इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर 2। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बताता है कि जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमने पूरी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने उसको डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रिलेटेड, ताकि जो यूज़र्स होंगे चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल उनको पूरा पता चले कि बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल पता चले और उसी हिसाब से वो अपने डिसीजन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट एनी आइटम विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड इज नॉट रेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऊपर वाले का थोड़ा कन्वर्स है, उल्टा है उसका। ऊपर वाला जो फुल डिस्क्लोजर है उसका थोड़ा ये उसकी एक्सेप्शन है।
किस प्रिंसिपल के तहत, किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत कोई आइटम जो सिग्निफिकेंट नहीं है या जो रेलिवेंट नहीं है यूजर्स के लिए, उसको हमने डिस्क्लोज नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब कोई इमेटेरियल थिंग है, कोई इनसिग्निफिकेंट थिंग है, जिससे मतलब यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं है, उसके डिसीजन मेकिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा उस चीज़ से, तो उस रिकॉर्ड को हमने रिकॉर्ड नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको हमने डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट, एक्रूवल। राइट आंसर इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट बताता है कि जो इमेटेरियल थिंग्स है, मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको हमने शो नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर है मटेरियलिटी कंसेप्ट। और ये एक्सेप्शंस है किसकी? फुल डिस्क्लोजर की। फुल डिस्क्लोजर बताता है कि हमने हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है, लेकिन ये बताता है कि जो ये इमटेरियल थिंग्स हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। डैश डैश इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का? तो हमने अभी ये कर भी लिया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है मटेरियलिटी कंसेप्ट। क्योंकि मटेरियलिटी हर जो इनसिग्निफिकेंट थिंग्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करता, जबकि फुल डिस्क्लोजर बताता है कि हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करना है। क्वेश्चन नंबर 28 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which of the following are considered as fundamental accounting exception? This is also very important question. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका ख्याल रखना एग्जाम से पहले भी इसको नज़र दे देना, क्योंकि ये बोल जाते हैं। इनमें से कौन से 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल माना जाता है अकाउंट, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? ऑप्शन है मैचिंग, ड्यूल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, प्रूडेंस। दूसरा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट एंड कंसिस्टेंसी। सेकंड है बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, प्रूडेंस। थर्ड है ड्यूल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। फोर्थ है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, और एक्रूवल कंसेप्ट जो है, इनको कहा जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इससे बाहर आने का चांस भी नहीं है। इससे बाहर मैक्सिमम को इसमें से ही आपका कवर हो गया, हर एक मतलब जितने भी प्रिंसिपल हैं वो ऑलमोस्ट हो गया कवर, और जितने भी मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थे कंफ्यूजिंग जो थे, तो वो हो गए इसमें ही। तो होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग जो जितने भी एग्ज़ाम है, और होप आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।